हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज कुछ पजल्स लाया हूँ, दो टाइप के क्वेश्चन लाए हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में दो वैरायटी के मैं क्वेश्चन लाया हूँ। एक तो आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड है, खून के रिश्ते। खून के रिश्ते एंड दूसरा इसी में मैं आपके सामने लाया हूँ एक और क्वेश्चन जो कई बार वर्ड्स ऐसे दिया जाता है। मान लो कुछ वर्ड्स दे दिया या कुछ ऐसे आपको एक सीरीज दे देता है कुछ, जिसमें से सिंबल, लेटर, डिजिट और कुछ साइन ऐसे टाइप के मिक्स होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो उन दोनों को क्वेश्चन को हम करेंगे। ये ब्लड रिलेशन वाला भी क्वेश्चन अच्छा होता है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं और एक पजल्स ब्लड रिलेशन का जरूर रहता है। आपको ये ध्यान रखना है। देखो, मैं अगर बात करूँ तो खून के रिश्ते आप भली भांति समझते हो कि ये चाचा लगते हैं। चाचा की वाइफ हमारी कौन लगेगी, चाचा के बेटे हमारे कौन लगेंगे, मामा के बेटे, मामा की बेटी या मामा की वाइफ, ये कौन लगेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। या हमारे ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो वो हमारे कौन से कहाँ लगते हैं या भली भांति जानते हो। फिर भी जब जैसी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। देखो, ये पहले तो हम खून के रिश्ते वाला एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक पजल्स करते हैं एंड देन उसके बाद अगला करेंगे। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। इंग्लिश में कई बार ये चीज़ें इसकी आसान होती हैं, बिकॉज अगर मान लो आपको अंकल दिया है तो भाई अंकल जो हैं वो मामा भी होते हैं। हिंदी में बात करूँ तो इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, हिंदी में मामा भी बोलते हैं, उन्हीं को चाचा भी बोलते हैं, उन्हीं को आप मौसा जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मौसा भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे कई रिश्तों को अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कंपेरेटिवली इसको सॉल्व करना आसान होता है, राइट। इसी तरीके से जैसे भतीजा है या भांजा है, उस दोनों को नीस बोलते हैं। भांजी और भतीजी को नीस बोलते हैं। अच्छा, उसको नेफ्यू बोलते हैं, भतीजा और भांजे को, राइट। तो इस टाइप से कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाता है ये वाला टॉपिक। चलते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताया हूँ कि जब भी आपको अगर मान लो कि किसी का जेंडर नहीं पता तो आप उसको खाली छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो। और अगर पता चल गया कि मेल है तो मेल को मैं क्या करता हूँ, जनरली आपको बताता हूँ कि आप उसको स्क्वायर में बंद कर दो। अगर फीमेल है तो उसको एक सर्कल टाइप में बंद कर दो। अगर कपल है तो कपल को ये डबल लाइन खींच दो। ठीक है, और एक जनरेशन यहाँ है तो दूसरी अगर उससे नीचे है तो जनरेशन को नीचे वाली जनरेशन में रखोगे, फिर उससे नीचे तो नीचे, और अगर इस वाले से ऊपर है तो इसको ऊपर वाली जनरेशन में रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, पढ़ते हैं ये इन्फॉर्मेशन। देखो, दिया है अपने को, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एम एंड एच आर कपल। अब देखो, हमें ये तो बता दिया कि एम और एच जो है कपल है, तो मैं यहाँ पर डबल लाइन खींच दिया। पर अभी ये नहीं पता कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो अभी हम दोनों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, जे इज द सिस्टर ऑफ के। अब जे जो है सिस्टर के की है, तो मुझे इनकी इनसे जुड़ी हुई चीज़ें ना जे के पता है ना के का पता है, तो मैं इनको अलग बना लेता हूँ। देखो, जे इज द सिस्टर ऑफ के। अब सिस्टर है, इसका मतलब ये फीमेल है, तो मैं इसको सर्कल में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आई इज द फादर ऑफ के। आई जो है के का फादर है, इसका मतलब आई ऊपर रखोगे। अब अगर के का फादर आई है तो भाई सीधी सी बात है कि आई ऊपर होगा, और फादर है इसलिए मेल है, तो मैं इसको स्क्वायर टाइप के ब्रैकेट में बंद कर दिया। समझ आया। अभी भी मुझे के का जेंडर नहीं पता, बिकॉज के की बहन जो है वो जे है, पर के का नहीं पता कि के बहन है कि भाई है। अगर आई जो है के का फादर है तो भाई जे का भी फादर होगा। यहाँ से ये ऐसी चीज़ें आपको एक रीजनिंग लगानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, राइट। आई इज द फादर ऑफ के। आगे बढ़ते हैं। एन इज द हस्बैंड ऑफ जी। एन जो है जी का हस्बैंड है। मुझे अभी एन और जी का नहीं पता, तो अगर एन हस्बैंड है तो जी क्या होगा, वाइफ होगी। इन दोनों के बीच ये डबल लाइन हो गई। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आई थिंक नहीं होगी। के इज द नेफ्यू ऑफ एन। अब के जो है नेफ्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि भतीजा या भांजा दोनों हो सकता है। के इज द नेफ्यू ऑफ एन। मुझे यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुई कि के जो है मेल है।
के जो है मेल है मतलब ये आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे। और किसका नेफ्यू है? तो एन का है। अब एन कौन हो सकता है? एन का अभी जेंडर मुझे नहीं पता भाई। एन अगर मान लो आई जो है के का फादर है तो जे का भी फादर होगा। के जो है नेफ्यू है मतलब के का जेंडर मुझे यहाँ से पता चला। अब एन का नहीं पता मुझे। एन क्या है? एन फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है, मतलब चाचा भी हो सकता है, मामा मौसा या चाची मौसी, ऐसे कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आई का जो कपल होगा तो मान लो सपोज यहाँ कोई होगा, आई का कपल मैं यहाँ रखता हूँ। अभी एन जो है, एन क्या है? नेफ्यू है मतलब चाचा है या मामा, तो मैं एन को अलग रखता हूँ। एन का अभी जेंडर नहीं पता, ठीक है। पर यहाँ से देखोगे अगर इधर से, तो मुझे एन का भी जेंडर पता है, तो मैं क्या इस चीज़ को यहाँ रख दूँ कि एन का जेंडर मुझे यहाँ पता है, तो एन ये हो गया। और एन की वाइफ कौन है? ये जी है, देखो। तो जी को मैं यहाँ रख दिया। अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ, बोलो भाई ठीक है। यहाँ से एन और जी को मैं हटा दिया। जहाँ तक जितनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चले आप उतना करोगे, बिकॉज पहले आपको जो दिया था एन और जी के बारे में दिया था तो यहाँ पर पता था, बट यहाँ पर नहीं बोला था, एन का नहीं बोला था कि एन कौन है, मेल है कि फीमेल है। तो उसके बारे में उसका जेंडर पहले ही बता दिया था कि एन इज द हस्बैंड मतलब मेल है। अब समझ आया कि एन जो है, आई और एन आपस में कौन से रिलेशन में हो सकते हैं अभी भी नहीं पता, बट एन का भतीजा या भांजा के है, इतना क्लियर है, ठीक। आगे देखते हैं। और एच इज द मदर इन लॉ ऑफ जी। अब एच देखो, एच जो है जी की मदर इन लॉ है। अगर अब इन चीज़ों को मैं उठा के यहाँ रखता हूँ, देखो जगह है तो एन जो है, या इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा नीचे करूँ, मैं इसी चीज़ को बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये आई है, राइट। आई नहीं, आई तो ये मेल है ना, आई ये रहा। आई की वाइफ जो है यहाँ पर कोई होगी, नहीं पता अपने को। फिर एन यहाँ है, एन मेल है और एन की वाइफ जी है, ये हो गया। और आई का एक बेटा के है और के की बहन कौन है? जे है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमसे बोला है, ये इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ रख दिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ से बोला है भाई कि एच इज द मदर इन लॉ ऑफ जी। ये दोनों वाइफ हस्बैंड वाइफ थे, बट हमें ये नहीं क्लियर था कि कौन मियाँ था, कौन हस्बैंड था, कौन वाइफ था। अब यहाँ से ये बोल दिया कि एच इज द मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब फीमेल होगा, तो एच फीमेल है। किसकी मदर इन लॉ है? भाई जी की। अगर जी की मदर इन लॉ है तो जी वाइफ है, जी की मदर इन लॉ है। इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ से कि भाई ये एन का जो है, एन की ये माता होगी, एन की माता होगी, समझ आ रहा ना। और एन की माता होगी, इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज को मैं हटा देता हूं। एन की माता होगी, इसका मतलब एच और जी नहीं, एम और एच आपस में हस्बैंड वाइफ थे, तो ये हस्बैंड हो जाएगा। बताओ यहां से जेंडर क्लियर हुआ। मैं इस चीज को भी रफ कर देता हूं, चलो रहने दो। एन और जी, जी की अगर मदर इन लॉ थी, सास थी, इसका मतलब एन की माँ रही होगी, और एन की माँ मतलब ये पिता हो जाएगा एन का। अभी भी एन और आई में मुझे रिलेशन नहीं पता, राइट। आगे बढ़ते हैं। जी का देखो, एन इज द मदर इन लॉ ऑफ जी हु मतलब किसको? जी को बोल रहा है। डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। किसका? जी। जी का कोई सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग का मतलब ये होता है भाई, यहाँ सब शंकर जी वाले सिबलिंग की बात नहीं हो रही है। सिबलिंग का मतलब भाई या बहन दोनों होता है, भाई भी होता है बहन भी होता है, वो सिबलिंग में आते हैं। तो जी का कोई सिबलिंग नहीं है, तो जी का अगर कोई सिबलिंग नहीं है मतलब ना तो जी का कोई भाई, ये भाई हो सकता ना ही ये बहन हो सकती। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? जी का ना तो ये भाई हो सकता ना ये बहन हो सकती। इसका मतलब ये हुआ भाई कि जी का कोई नहीं है भाई बहन सिबलिंग, तो एन का होगा। तो मतलब ये एन का ही है, तो ये बहन होगी या ये भाई होगा। इतनी बात समझ आई। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। अब इन देखो में से, इन जगह में से एक जगह खाली है जहां पर यू की बात किया है, यू नया बंदर। तो यू कौन हो जाएगा भाई? यू आपका यहाँ आ जाएगा। अब यू का देखो क्या बोला उसने, यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। एन की अगर ये यू जो है सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब इन दोनों में रिश्ता तो है, जी से तो कोई रिश्ता नहीं है ना, जी का ना तो ये भाई है ना ये बहन है। एन के बारे में बोला है कि एन जो है यू का सिस्टर, यू जो है यू एन का सिस्टर इन लॉ है, मतलब भाभी होगी, छोटे भाई की या बड़े भाई की वाइफ होगी। तो जब ये वाइफ होगी उसके भाई की, दैट मीन्स ये दोनों आपस में भाई होंगे। अब क्योंकि ये सिबलिंग है, आई और एन सिबलिंग है यानी भाई हैं, तो यहाँ पर मैं सिंगल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। डबल लाइन का मतलब कि वो हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है भाई। अब ये आपका केस बन गया, इसके बेसिस पर आप आंसर कर सकते हो। अब क्वेश्चन हम करते हैं।
ध्यान रहे यहाँ पर एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि अगर एन का माता एच है और ये पिता है तो एम और एन और आई ये दोनों आपस में कौन है भाई, भाई भाई हैं, तो आई का भी सेम चीज़ होगा इधर और इधर, ये माता पिता होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोला है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। कौन सा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, मतलब चार जो है किसी निश्चित रूप से एक जैसे हैं और एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो एम एन के आई जे, यही है 5 ऑप्शन। एम ये हो गया, एम एन के आई जे, इन पांचों में देखो भाई ये वाला मेल है, ये वाला मेल है, ये वाला मेल है, ये वाला मेल है, तो चार तो मेल हो गए और एक जो जे बचा वो फीमेल है, तो यही ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा। बाकी जनरेशन की आप देखोगे तो ये पहली जनरेशन में, ये बाकी एक दो दूसरी जनरेशन में और ये दो तीन जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में। ठीक है, पर ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। अगर मान लो चार किसी एक जनरेशन में बिलोंग करते तब भी आप आंसर टिक कर देते कि एक जो है उस जनरेशन में बिलोंग नहीं करता, बट ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जे जो है अकेला एक है जो फीमेल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जे, ऑप्शन ई। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज के रिलेटेड टू एच। के जो है एच का कौन है ये आपको बताना है। तो के यहाँ पर देखो, एच यहाँ है और के यहाँ है, के कौन है, एच का अगर ये बेटा है, ये बेटा है तो उसका बेटा तो कौन होगा, के ग्रैंडसन होगा, मतलब पोता होगा। अब बस यही देख लो आंसर में, ग्रैंडसन, हाँ यही होगा पहला ऑप्शन, तो यही ग्रैंडसन हो जाएगा, मतलब पोता, ऑप्शन ए। बेटा नहीं होगा, नेफ्यू भतीजा भी नहीं है, अंकल भी नहीं है और नन ऑफ दिस ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मैरिड कपल इन द फैमिली, मतलब परिवार में विवाहित जोड़े कितने हैं। तो विवाहित जोड़े देख लो, देखो एम और एच एक हैं, आई और यू एक हैं, दो हो गए, एन और जी तीन हो गए, और ये तो भाई बहन है तो तीन जोड़े हैं परिवार में, तो ऐसे कितने जोड़े, तीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ, बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप से ये क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम चीज, स्टडी द गिवन सीरीज केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, सेम चीज जो यहाँ दी है वही यहाँ दी है, एक ही बात है। पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन में पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग वोवेल, क्या बोला है यहाँ पर वोवेल, ध्यान आपको देना शब्दों में कि वोवेल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट्स, लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच इज सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड। समझ आया नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर उस तत्व के बाईं ओर है। अब यहाँ तत्व मतलब एलिमेंट्स बोला है, कोई सभी एलिमेंट्स में सभी शामिल होते हैं, राइट। और जब किसी पर्टिकुलर वोवेल या कॉन्सोनेंट की बात करेगा, डिजिट की बात करेगा, सिंबल की बात करेगा, तब वो स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट्स में सभी आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर उस तत्व के बाईं ओर तीसरा है जो दाईं ओर से सातवां है, मतलब दाहिनी ओर से पहले सातवां आप ढूंढोगे, फिर तीसरा, तीसरा मतलब भाई उसके बीच में दो और हैं और ये तीसरा, मतलब 7 के बाद 8 होगा और ये 9 होगा, फिर तीसरा वाला अपने आप में ये 10वां होगा। समझ आया। तो इस 10वें से, मतलब राइट साइड से बात हो रही, दाएं ओर से, तो राइट साइड से पहले आप 10वां ढूंढोगे, उसके बाद क्या ढूंढोगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर उस तत्व के बाईं ओर तीसरा है। तो ध्यान रहे ये 10वां आप टोटल नहीं ढूंढोगे, यहाँ पर एक चीज, अगर तत्व की बात कर रहा है, सिर्फ एलिमेंट्स की बात करता है, तब आप ये 10वां अवश्य ढूंढते, निश्चित ढूंढते, 7 8 9 10, ठीक है। परंतु यहाँ पर आप गलतियां, एक चीज क्या कर सकते हो, ये जो इधर से बोला है तो पहले आप 7वां ढूंढोगे, उसके बाद क्या करोगे, आपको बोला है कि कौन सा स्वर तीसरा है बाईं ओर से, तो भाई इसके बाईं देखोगे, पहला वोवेल ढूंढोगे V1, फिर वोवेल ढूंढोगे V2, फिर वोवेल ढूंढोगे V3, तो ये वोवेल आपको तीसरा ढूंढना है। अब चाहे ये 10वां पड़ जाए, 15वां पड़ जाए, 8वां पड़ जाए, 8वां तो नहीं पड़ेगा बिकॉज 7 के बाद एटलीस्ट कम से कम 3 तो होने चाहिए, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो, बिकॉज वो स्वर तीसरा होना चाहिए। पहले आप दाएं ओर से 7वां ढूंढोगे एंड देन उसके बाईं ओर तीसरा स्वर ढूंढोगे। देखते हैं, अच्छा इधर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां तो ये हो गया। अब इसके बाद
तीसरा आपको स्वर ढूंढना है यानी वोवेल ढूंढना है। तो भाई ये प्लस तो ये हो गया, ये वाली लाइन जो है ये स्वर है क्या, वोवेल नहीं है। ये ई है, यस ये एक, ओ है वोवेल, ये दो, ये नहीं है, ये नहीं है, जी नहीं है, ई है तीसरा, तो आपका आंसर ई होगा। समझ आया। वोवेल आप जानते हो कि जो वोवेल हमारे होते हैं वो क्या होता है, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवेल होते हैं, मतलब स्वर होते हैं इंग्लिश में, बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, रिमेनिंग 21। समझ आया। तो इस पॉजिटिव जो साइन लगा है, पॉजिटिव के बाद तीसरा आपको वोवेल ढूंढना है, स्वर ढूंढना है। तो ई हो गया, ओ हो गया, उसके बाद ये आपका तीसरा ई मिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई ना। देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ए सिंबल, अब इस बार क्या बोला, सिंबल की बात किया, मतलब स्पेसिफिक हो गया, बिटवीन द एलिमेंट्स विच आर सिक्स्थ फ्रॉम द बोथ एंड, हाउ मेनी सिंबल। अब आपको यहाँ सिंबल बताना है भाई, तो कितने होंगे, तो वो सिंबल गिनना है, कितने, सिक्स्थ फ्रॉम बोथ द एंड, तो पहले दोनों साइड से छठवां गिनो। तो देखो इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से क्यू हो गया, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से डी हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में छठवां एग्जैक्टली क्या बोला है, हाउ मेनी सिंबल, इनके बीच में कितने सिंबल हैं, तो सिंबल गिनो। देखो सिंबल को मतलब कि आप डिजिट नहीं गिनोगे, आप लेटर नहीं गिनोगे, ठीक है, बाकी सब जो बचेंगे इनके अलावा वो सिंबल होंगे, तो गिनती गिनो। प्लस वाला एक सिंबल, ये वाला दूसरा सिंबल, ई और ओ नहीं होगा, ये तीसरा सिंबल, ये चौथा सिंबल, जी ई नहीं होगा, ये पांचवा सिंबल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये छठवां सिंबल, ये स्टार सातवां, फिर ये वाला हैश टैग और ये एट द रेट, 7 2 9, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल हो गए, 9 सिंबल हो गए। अब आप ऑप्शन देख लो, चेक कर लो कितने हो गए। 9 अपने आंसर आया, तो 1 2 3 4 नहीं होगे भाई, ये 6 है नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, मोर देन 7, यस ये ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ, हमने 7 ही गिना था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 गिना, 9 अपने आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 9 होगा, और ऑप्शन की बात करूं तो मोर देन 7। ठीक है, अगला देखते हैं, if all the letter which come after n as per the alphabetic series are eliminated from the series, क्या मतलब, यदि n के बाद आने वाले सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार श्रृंखला से हटा दिया जाए, मतलब n के बाद, n को नहीं बोला है, ये भी ध्यान रखना आपको एक एक चीज़ों की, बिकॉज गिनती आपकी चेंज हो जाएगी। n के बाद जितने भी, जैसे n के बाद o p q r s t u v w x y z, ये जितने भी आएंगे सबको हटा दो, अगर ऐसा हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाएं छोर से 11वां होगा, बाएं ओर से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड 11th एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब 11 एलिमेंट्स गिनो जो n के बाद आते हैं, उन सबको हटाने के बाद। ठीक है, समझ पा रहे हो, गिनते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, 11वां गिनना है आपको बाईं ओर से, तो जब 11वां गिनना है, देखो 1 2, अब ये 2 s को नहीं गिनोगे, बिकॉज s n के बाद आता है, तो उसको हटा दोगे, ये हटा दोगे, तो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, r को नहीं गिनोगे बिकॉज ये नहीं होगा, तो ये 5 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 6 7, इसको नहीं गिनोगे, 8 9 10 11, ये 12 होगा, पी को हटा दोगे, और ये वाला 13 होगा। समझ आए। अच्छा 11वां बोला है ना अपने से, क्वेश्चन में 11वां बोला है, तो 11वां देख लेते हैं। देखो 11वां, ये अगर 13 है तो 12, और 11 में ये वाला साइन होगा। ठीक है, अपना स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला, तो देख लो आंसर में, ये आपका आंसर बी हो जाएगा, ये 11वां एलिमेंट्स 11th। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ अगर कहीं भी समझ नहीं आ रहा। देखो थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है, बट भाई आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, चीज़ें जब समझ आ जाएगी फिर आप टाइम नहीं लगाओगे,
समझने में मुझे बिकॉज एक एक चीज़ें समझानी होती है, और मैं चाहता हूँ कि आपका अगर एक बार सारा डाउट क्लियर हो गया ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे मन में आती है, कई बार वो डाउट क्लियर नहीं होती, वही हमारी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और वहीं से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। और वही चीज़ अगर आपकी क्लियर हो गई, फिर क्वेश्चन सही करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। Which among the following elements is exactly between the 9th elements from the left end and 11th elements from the right end? कहने का मतलब ये हुआ कि आप इधर से 9th गिनो लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भाई 11वां एलिमेंट्स गिनो, फिर इनके बीच में एग्जैक्टली का मतलब कि मान लो, देखो अब मुझे इतना समझ आ गया कि एग्जैक्टली बीच बोला है, तो भाई यहाँ पर इसके बीच में 9th और 11th के बीच में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब मान लो सपोज मैं कहता हूँ कि 7 है, तो भाई 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, और ये जो बीच में एग्जैक्टली होगा वही आपका एग्जैक्टली बीच में कहलाएगा। ठीक है, तो गिनते हैं पहले इधर से बाईं साइड से 9वां और राइट साइड से 11वां। बाईं साइड से 9th गिनो, तो 9th वाला कौन सा होगा, इसको हटा देते हैं। देखो 1 2 ये रहा, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये वाला हो गया। ठीक है, इधर से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, क्लियर है, सही गिनती है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनके बीच में देखो कितने हैं, तो यहाँ से देखोगे तो यू के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 मतलब जैसा कि मैं आपको बताया था कि ओड नंबर आ गया। अब ओड आ गया तो 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, 1 इधर बीच में जो होगा वही एग्जैक्टली बीच में होगा। तो किधर से भी गिनती कर लो, छठवां इधर से छठवां गिन लो या इधर से छठवां गिन लो। 1 यू वाला 1 2 के हो गया, 3 4 5 6, तो ये आपका पी होगा। समझ आया भाई? तो पी आपका एग्जैक्टली बीच में होगा। आप देख लो ऑप्शन में, पी मीन्स ऑप्शन ए ही हो गया आपका करेक्ट। बन जाएगा, बताओ। सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको एकदम पॉइंट जितने डाउट हो सकते हैं वो सारे डाउट समझा रहा हूँ, चाहे वो ओड कैसे भी टाइप के आपका डाउट हो। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं एग्जाम ट्रिक्स पर। एग्जाम ट्रिक्स कभी आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप डालो एग्जाम ट्रिक्स बाय महेश सोनी, एग्जाम ट्रिक्स बाय MS डाल दो, महेश सोनी डाल दो, आपको वीडियो मिल जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। मैथमेटिक्स पूरी कवर हो चुकी है, वहाँ पर सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है। आप एक बार चैनल पर विजिट करो, आपको समझ आएगा कि कैसे किस तरीके से पढ़ाया गया, कितने ट्रिक्स है। और एक बार मैं बता रहा हूँ कि आप पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, वो चीज़ें डाउट ही क्लियर हो जाएगा, फिर आपको वो डाउट बचेगा ही नहीं। ठीक, तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दो, शेयर कर दो सब जगह। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से है, एग्जाम ट्रिक्स बाय MS। ठीक है, हैंडल है। और आप इंस्टा पर मुझे फॉलो करो, एग्जाम ट्रिक्स सेम नाम से है। और फेसबुक पर आप फॉलो करो, एग्जाम हब के नाम से है। राइट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।